हेलो बच्चों, मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी, RRD सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं बेटा आपके सामने आज आया हूं जेईई एडवांस 2020 का पेपर डिस्कस करने, केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब एक नया टाइप का क्वेश्चन बनाया गया। बढ़िया क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया है, आपको देखा होगा, आपने ग्राफ बना हुआ है। क्वेश्चन लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ अ गैस पर द फिगर शोन बिलो, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल द एवरेज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो बात करनी है। तो बेटा देखिए, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो आपको ग्राफ दिया है, यहां तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं वाई एक्सेस में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां पे दिया है आपको स्पीड। ओके, और ये ग्राफ जो है ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। अब आप ग्राफ पे नजर दौड़ाओ। ग्राफ एक सिमेट्रिकल है। देखिए सिमेट्रिकल कर्व है। अगर ये सिमेट्रिकल कर्व है, अगर आपको याद हो तो क्या होता था, ये वैल्यू जो होती थी, ये होती थी वी मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होती है उसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, लेकिन क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है तो जो वी एवरेज होगा वो वी मोस्ट प्रोबेबल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो एवरेज भी वही आ जाएगा। बात समझिए। अच्छा, अगर वी आरएमएस की बात की जाए, वी आरएमएस, तो ये होता है आपका N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर, इस तरह डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस दिस का अंडर रूट। चेक करो, बात समझो। तो अगर आप ये देखो कि यार होगा क्या कि जो VRMS की वैल्यू है वो आप देख रहे हो स्पीड का स्क्वायर है, स्पीड का स्क्वायर है, फिर अच्छा N1 से मल्टीप्लाई भी है, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा इससे ज्यादा आएगी, यानी VRMS का वैल्यू ज्यादा होगा, फिर V एवरेज इक्वल टू V मोस्ट प्रोबेबल। तो कायदे से ये आंसर आना चाहिए, लेकिन VRMS एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आप निकालोगे कैसे? बट उस तरह के ऑप्शन देखो क्या दिया है कि सबसे पहले आपको पूछा था मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज VRMS, यानी थर्ड वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए और फर्स्ट और सेकंड बराबर होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड बराबर दिया है ए में, तीनों बराबर दिया, ये हो नहीं सकता। बी में देखिए 1:1:1.228, क्या यही आंसर होगा? चेक कर लीजिए। तो आंसर विल बी बी। चेक करो बेटा। Next we have question number 2, students. Which of the following liberates O2 upon hydrolysis? Now we have a question number 2. Which of the following liberates O2 on hydrolysis? तो हमें दे रखे हैं salts, that is PbO2, KO2, Na2O2 and last option is Li2O2. तो PbO2 plus H2O नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होनी है। KO2 plus H2O, it hydrolyzes to give KOH and it gives double displacement HO2 that decomposes to give H2O and O2. It is an unstable compound. So overall reaction we have KOH plus H2O plus O2. So this is the option that liberates oxygen with H2O. We don't have any reaction. We don't have any reaction at room temperature. Okay बच्चों, तो ऑक्सीजन और अगर रिएक्शन होती भी है तो इट इज गोइंग टू गिव NaOH plus H2O2. This will give LiOH plus H2O2, but these reactions are going to occur at slightly higher temperature. But these can give
सो Na2O2 प्लस HCl से ट्रीटमेंट करेंगे, देन दीज रिएक्शंस आर बेटर टू गिव NaCl एंड व्हाट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एंड Li2O प्लस HCl गिविंग HCl एक्वस, मीन्स एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तब ये भले ही मिल जाएं, वैसे ये पॉसिबल रूम टेम्परेचर पे नहीं है. सो फाइनल रिएक्शन इज ऑप्शन बी, and hydrolysis occurs at room temperature. So this cross and this cross, the left option is B. Next we have question number 3. A solution of an aqueous solution of compound contains nitrates of two metal X and Y. When it was added to an aqueous solution of NaCl, white precipitate was obtained. The precipitate was found to be partly soluble in water to give residue P and a solution Q. The residue P was soluble in aqueous ammonia and also in excess sodium thiosulfate. The hot solution Q gives yellow precipitate with Ki, the X and Y. तो देखें इसमें X और Y दो मेटल के नाइट्रेट हैं और ये रिएक्शंस हैं बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट की. ये नाइट्रेट्स हैं. तो देखो क्या हुआ इसमें. तो सबसे पहले क्या किया, इनको ट्रीटमेंट किया गया NaCl से. तो NaCl से ट्रीटमेंट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट AgCl प्लस NaNO3. Silver nitrate, this will give PbCl2 plus NaNO3. ये दोनों ही वाइट प्रेसिपिटेट हैं. वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl एंड वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbCl2. ये दोनों के दोनों ही क्या अपने लिए हैं, बोलो वाइट प्रेसिपिटेट हैं. नाउ हमें मालूम है वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म. This precipitate was found to be partly soluble in hot water. हमें मालूम है lead chloride is, this is soluble in hot water, but insoluble in cold water. तो cold water में insoluble है. तो जैसे ही इसको hot water से ट्रीटमेंट करेंगे तो सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये टेस्ट ट्यूब है, व्हाट इज AgCl तो रुक जाएगा सॉलिड एंड PbCl2 कहाँ चला जाएगा, PbCl2 गो इज नॉट, PbCl2 हो जाएगा एक्वस, यहाँ पे आ जाएगा. नाउ इट विल बिकम सॉल्युबल. तो दोनों प्रेसिपिटेट में PbCl2 बिकम्स सॉल्युबल. द प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्टली सॉल्युबल इन हॉट वाटर to give a residue P and solution Q. तो ये residue P हो गया और ये solution हो गया lead chloride का Q. The residue P was soluble in ammonia. तो residue P जो आपका AgCl है that dissolve in ammonia giving AgNH32Cl, soluble in ammonia and soluble in sodium thiosulfate. तो AgCl सोडियम थायोसल्फेट में भी सॉल्युबल Na2S2O3. तो क्या जनरेट करेगा, बोलो Ag2S2O3 प्लस NaCl एंड Ag2S2O3 further react with Na2S2O3 gives a complex Na3 AgS2O3 whole twice. इस तरह से ये आ गया कलरलेस सॉल्यूशन. ये प्रेसिपिटेट आ जाएगा सिल्वर थायोसल्फेट का. और दी हॉट सॉल्यूशन Q, हॉट सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ PbCl2. तो Q जो है PbCl2, हॉट सॉल्यूशन Q गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद Ki. तो PbCl2 प्लस Ki
will give PbI2 plus KCl. This is yellow precipitate. So right answer for this is A. क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि 4 न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के दिए हैं, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन PQR शोन विलो, ठीक है, PQRS दिए हैं और आपको बताना है कौन से कंपाउंड इसमें आइडेंटिकल होंगे। तो देखिए एक बात समझिए, अगर अपन ये बात करें कि कौन से कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे तो देखना जरा ध्यान से समझना बेटा। यहां आप देखोगे कि न्यूमैन प्रोजेक्शन जो आपको दिए हैं वो आपको दिए हैं ये देखिए, एक ये P दिया है, ये आपको जो है बेटा Q दिया है, Q हो गया। इसके बाद आपको देखो CH3 OH CH3 H C2H5 C2H5, ये हो गया आपका R और ये आपको दिया है S CH3 H H OH CH CH3 CH3 और ये आपको दिया है C2H5। अब आप समझो, आपको क्या करना है, बताना है इनमें से आइडेंटिकल कौन सा होगा। तो देखिए क्लास में क्वेश्चन इस तरह कराया गया था, कभी भी इस तरह क्वेश्चन है, अपनी शीट में भी है क्वेश्चन, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए इनका न्यूमैन बना लो। न्यूमैन बनाते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंपाउंड आइडेंटिकल होगा। तो देखिए अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन से फिशर बना लो, फिशर बना लो, तो फिशर बनाएंगे तो देखिए जैसे ये कायरल है, ये आप देख रहे हो सेंटर है, तो यहां से जो वर्टिकल में लगा है CH3 और यहां पे लगा बेटा CH3, यहां पे C2H5, ये बनाना सिखाया गया था आपको। अब ये जो रियर वाला कार्बन है इसमें CH3 अगर आप नीचे कर देते हो तो ये वाले जो ग्रुप होते हैं ये रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स का मतलब जो लेफ्ट में है और राइट में, राइट का ये देखिए। इसी तरह यहां से आप देखिएगा, यहां पे ऊपर लगा है CH3OH, यहां पे लगा है HC2H5, ठीक है, और यहां आ जाएगा बेटा CH3, यहां आ जाएगा HH। यहां पे देखिएगा, यहां पे आएगा CH3OH CH3 C2H5 और यहां पे आएगा H, यहां C2H5। यहां आप देखिएगा तो यहां पे आ जाएगा आपका CH3 H H OH CH CH3 CH3 और यहां आ गया C2H5। ये देखिए ये 4 हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आइडेंटिकल है। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लो, सारे क्यों चेक करो, ऑप्शन में क्या दिया, पहला P और Q, तो P और Q को चेक कर लो, ऐसे चेक कर लो ना, जल्दी हो जाएगा। तो ये P है, ये Q है, क्या ये आइडेंटिकल होंगे? हो ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए C के साथ OH लगा है, यहाँ 2 CH3 देखिए ऐसे चेक किया करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे C है, C के साथ 2 CH3 और OH, ये मैच कर गया। इसके बाद जो अगला है उसमें है HC2H5, ये देखिए आई नहीं, खत्म हो गया। चलो PQ खत्म, Q एंड S, तो Q ये है Q और ये है S, चेक करो। तो आप इसमें देखो क्या ये सेम है, तो देखो एक कार्बन से क्या क्या लगा है, एक इतना ग्रुप, एक OH, एक C2H5, एक इतना ग्रुप, ये तो गलत ही हो गया ना, इससे OH लगा है, वहां बेकार हो गया, सेम नहीं है। इसके बाद आया आपका Q एंड R, चेक करो Q एंड R। अच्छा सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल चॉइस है ना भाई, ओनली वन करेक्ट, ठीक है। तो देखिए Q अगला है Q एंड R, तो Q से देखो, Q से लगा है आपका CH3 OH, Q और R, तो Q और R से देखो ये वाला इससे मैच कर गया, चेक करो बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये देखो, ये वाला पार्ट मैच कर गया, चेक करो।
अब इसके आगे क्या है, HC2H5, HC2H5, फिर क्या है HHCH3। तो इस C2H5 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो HHCH3, ये देखो। तो क्या Q एंड R आर आइडेंटिकल, Q एंड R आर आइडेंटिकल, ओके। तो आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी। चेक करो, कहानी क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज IUPAC नेम 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 5 आइनोइक एसिड। ओके, तो एक काम करते हैं, देखिए पहले आप नाम लिख लीजिए, 3 इथाइनिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 5 आइनोइक एसिड। ये देखिए, ये नाम है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो एक काम करो, ये समझ में आ गया कि भाई 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी अपने को समझ में आ गया कि 6 कार्बन है पैरेंट चेन में। अच्छा, एसिड है तो ऑब्वियसली जो एसिड होगा उसका नंबर 1 ही होगा। चेक करो बेटा, फिर कह रहा है आपका 2 हाइड्रोक्सी हो गया, फिर कह रहा है 3 इथाइनिल, तो 1 2 3 इथाइनिल का मतलब ये हो गया, ये देखो 3 इथाइनिल, 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल हो गया, फिर करा हेक्स 3 इन, तो 1 2 3 इन हो गया, फिर करा 5 आइनोइक एसिड, तो 5 1 2 3 4 5 आइनोइक एसिड। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर आना चाहिए, बहुत आसान है ना। नाम लिख लो, स्ट्रक्चर बना लो और मैच करा लो, किससे मैच किया, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, चेक कर लो बेटा एक बार, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये है 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3, आंसर डी मैच कर रहा है बेटा। देखो एक बार देखो आंसर, इसका आंसर डी मैच कर गया, बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऐसे ही दिया है, ठीक है, बस वो बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिया, चेक कर लो एक बार, देख लो, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी इरिथ्रोज इज शोन, देखो बिलो, देखिए डी इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर दिया बेटा आपको, CHO HOH HOH CH2OH, ये है डी इरिथ्रोज। ओके, फिर आपको क्या दिया है, मैच द कॉलम टाइप बनाने की कोशिश किया है, आपको PQRS में 4 स्ट्रक्चर दिए, ओके, और कॉलम सेकंड में दिया डाइस्टो आइसोमर आइडेंटिकल। तो एक काम करते हैं, ठीक है, देखो जो P स्ट्रक्चर है, P का जो आपको स्ट्रक्चर दिया है, देखना बेटा, CHO H OH H OH, ये दिया है आपको P। अब देखिए आपको बताना है कि ये जो P है वो इसके साथ क्या रिलेशन है। तो अगर आपने क्रैश कोर्स भी JEE एडवांस का किया होगा तो उसमें आपको मैंने इस तरह के जो वेज डैश वाले होते हैं उन्हें कैसे फिशर में कन्वर्ट करते हैं, बहुत आसान सा तरीका बताया था। तो क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फिशर बनाना, क्योंकि फिशर बना के ही जल्दी आएगा आंसर। ये देखिए आपको बताया गया था कि क्या होता है कि जो वेज में होता है उसको राइट में लिख दो और जो डैश में होता है उसको लेफ्ट में लिख दो, पहला। अब इसमें क्या होता है कि अगर देखो, अगर आपको बताया गया होगा उल्टे वाई सीधे वाई, अगर या तो दोनों उल्टे वाई हो या दोनों सीधे वाई हो, दोनों कायरल का पोजीशन सेम हो, तो जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में, राइट में राइट में, यानी वो जो वेज में होगा वो कहां चला जाएगा बेटा, राइट में, और डैश वाला लेफ्ट में, ठीक है। लेकिन अगर एक वाई हो और एक उल्टा वाई हो, या तो उसको 180 डिग्री घुमा के सेम करो या फिर जो पोजीशन उसकी पलट दो। कैसे,
यहां देखिए ऊपर था, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि क्या था, ये उल्टा वाई था, ये क्या है, सीधा वाई। तो अगर यहां आपको CH2OH लाना है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो H आ जाएगा डैश पे, OH आ जाएगा वेज पे। ये देखो, तो क्या ये एंड ये, क्या ये इसका आंसर आएगा आइडेंटिकल। चेक करो बेटा, क्या आएगा आंसर, आइडेंटिकल। चेक करो, यानी कि P का आंसर आना चाहिए 2। तो P का आंसर 2 कहां, शॉर्ट मेथड देखिए, P का आंसर 2 आना चाहिए। चेक करो P का आंसर 2 कहां दिया है, A में भी दिया है, C में भी दिया है, D में भी दिया है। इसका मतलब B तो गायब हो गया। ठीक है, अब चेक कर लो डिफरेंस कहां है। देखो Q का 1, Q का 3, Q का 3, और R का 1, R का 3, S का 3। देखो केवल S को चेक कर लो आप। देखो क्योंकि S में आप देखो A, C, D में सब में S अलग है, तो केवल S को चेक कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्यों हम 4 चेक करेंगे भाई, हम सारे क्यों चेक करें, हम तो केवल S को चेक, ये इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। इट इज अ स्मार्ट वर्क। अगर वहां क्लिक कर गया तो S को चेक कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो S की बात करें तो देखिएगा बेटा, S में क्या दिया है, CHO, यहां दिया है डैश पे OH, वेज पे H, यहां पे देखना HOH। सो यहां पे अगर हम इसका फिशर बनाएंगे तो ये गया CHO ऊपर, H इधर, OH इधर। चेक करो बेटा, और यहां देखो, यहां क्या आ जाएगा, CH2OH और H, चेक करो, और OH। चेक करो बेटा, चेक करो। तो यानी कि आंसर S का आना चाहिए, क्या है, क्या इसका ये मिरर इमेज है, चेक करो, देख लो बेटा। तो ये आना चाहिए इनैंशियोमर्स। क्या आना चाहिए, इनैंशियोमर्स। सो अगर इनैंशियोमर्स आना चाहिए तो आंसर हो गया S का 3 आना चाहिए, तो आंसर विल बी C। देखो क्या भाई, बात समझ में आई, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है इन थर्मोडायनेमिक्स द पीवी वर्क डन इज गिवन बाई W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन, ये दिया हुआ है। फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज W इक्वल टू माइनस dV RT बाई V माइनस B माइनस A बाई V स्क्वायर। ये वर्क डन का फॉर्मूला दिया है और कह रहा है कि ये इक्वेशन कहां एप्लीकेबल होगी। बहुत आसान है, इसको देखते ही फील आ गया कि ये तो वंडरवल गैस इक्वेशन है। वंडरवल गैस इक्वेशन क्या थी, याद करिए, P प्लस AN स्क्वायर, एन को वैल्यू 1 रख दो, A बाई V स्क्वायर, V माइनस B इक्वल टू RT। तो यहां से बेटा P का वैल्यू आएगा RT बाई V माइनस B माइनस A बाई V स्क्वायर। ये देखिए यही दिया है, देखो P की जगह। इसका मतलब यहां पे देखो क्या हुआ है, P एक्सटर्नल को क्या P गैस के बराबर पुट किया गया है, यानी इन दिस केस P एक्सटर्नल इक्वल टू P गैस। अच्छा, P एक्सटर्नल P गैस तभी होगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, यानी इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। चेक करिए, इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी अब देखो, सिस्टम दैट सेटिस्फाइड द वंडरवल इक्वेशन ऑफ स्टेट ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अगर वंडरवल गैस है तभी ये फॉर्मूला आएगा। प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, आइसोथर्मल होगा T कांस्टेंट आ जाएगा, बी भी सही हो जाएगा। सी प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक होगा तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि P का वैल्यू तो वही रहेगा। प्रोसेस दैट इज इररिवर्सिबल एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये इररिवर्सिबल के लिए काम नहीं करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड 1 to 4 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए आपको कंपाउंड क्या क्या दिए हैं, देखिएगा CH ट्राइफिनाइल मीथेन हो गया एक प्रकार से ना बेटा, ये फर्स्ट कंपाउंड दिया है। आपको बेंजीन जो है दूसरा कंपाउंड दिया है। तीसरा कंपाउंड दिया है मीथेन एंड चौथा कंपाउंड दिया है आपको साइक्लो पेंटाडाइन एंड लास्ट दिया है, ये देखिए ये 5 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट निकालना, कह रहा है एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप यहां से H+ हटाओगे निगेटिव चार्ज आएगा, वो निगेटिव चार्ज पूरा रेजोनेंस में होगा। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सही है। बी ऑप्शन कह रहा था कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड फोर्थ इज एरोमेटिक, इसका कॉन्जुगेट बेस निकालिएगा तो ये आएगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये बी आंसर भी सही हो गया। सी कह रहा है कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक, कंपाउंड सेकंड बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज अ NO2 सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर आप NO2 लगा दोगे तो माइनस चार्ज जो बनेगा उसमें जो माइनस आई होगा, माइनस आई उसकी एसिडिकेशन को बढ़ा देगा। कंपाउंड सेकंड बिकम मोर एसिडिक, बिल्कुल सही बात है, तो सी भी सही हो गया। डी पार्ट कह रहा एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर। देखिए ये कह रहा है कि एसिडिटी ये होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए फर्स्ट, फिर होना चाहिए फोर्थ, फिर होना चाहिए सेकंड, फिर होना चाहिए आपका थर्ड। ये देखो फिफ्थ गायब है भाई, फोर्थ के बाद फिफ्थ था। ये देखिए तो फर्स्ट फोर्थ फिफ्थ सेकंड थर्ड ये होना चाहिए। ये ऐसा कह रहा है कि ये एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर जो है ये होना चाहिए। अब होगा कि नहीं होगा ये तो पता नहीं, अभी बताता हूं। देखिए होता क्या है कि जो साइक्लोपेंटाडाइन है, देखिएगा बेटा साइक्लोपेंटाडाइन, इसका जो pKa होता है वो होता है 15, इसका pKa कितना होता है 15, और जो इथाइन है इसका pK होता है 25। ये देखो ठीक है, क्लियर। एंड जो PH3CH है ट्राइफिनाइल मिथाइन, इसका pK होता है बेटा 33.33। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा जिसका pK है उसका K कम होगा, यानी ये जो आप देख रहे हो ये तो बहुत कम एसिडिक है, जबकि कह रहा फर्स्ट ज्यादा होना चाहिए, यही गलत हो गया। इसका मतलब ये गलत है, खत्म करो। ये देखो क्या भाई बात समझ में आ गई, चेक करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि pK कम K ज्यादा, तो ये ज्यादा एसिडिक है, चेक कर लो। फिर इसके बाद ये है, कहानी क्लियर है, देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया ABC। ये देखो डी गलत है, आंसर ABC हो गया, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए करा है द रिएक्शन स्कीम शोन बिलो QRS, द मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान सुनिएगा। यहां पे आप ये देखिए कि इस तरह का आपको जो है क्वेश्चन बना के दिया है, ठीक है। देखिए ये दिया है आपको P में रिएक्शन कराया है आपकी सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। Q बना, Q में पहला कराया ZnHgHCl एंड सेकेंड कराया बेटा H3PO4 के साथ R बना। R का रिएक्शन फिर कराया ZnHgHCl से कराए एंड सेकेंड कराए आपका जो है, एक मिनट, R से सॉरी, इसका रिएक्शन कराया CH3MgBr से, CH3MgBr सेकेंड हाइड्रोलाइसिस एंड थर्ड जो है H2SO4 के साथ हीट करा दिया S बिना, ठीक है।
अब ये कह रहा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एस। तो देखिए बेटा, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां पे देखिए, इसके यहां तो स्टेरिक हिंडन बहुत ज्यादा है, तो यहां पे अटैक कर जाएगा। चेक करो, तो आर्थो पैरा सबके सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से जो आप देखोगे, देखो यहां आप ध्यान से देखना क्या होगा। यहां ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से ये वाला बॉन्ड अलग होता था, ये इससे जुड़ जाता था, ठीक है। और यहां से आ जाएगा आपका CH2 CH2 COOH। ये देखिए, ये इससे रिएक्शन कराने के बाद जो Q मिला वो आपको ये मिला। फिर करा ZnHgHCl। देखिए ZnHgHCl क्या है, क्लेमेंशन रिडक्शन है। और ये क्या करता है बेटा, इस कार्बोनिल CO को CH2 में चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि ये CH2 में चेंज हो जाएगा। और फिर H3PO4 से क्या होगा कि ये जो H+ है इस वाटर निकालेगा और यहां पॉजिटिव चार्ज बना के इसकी आर्थो पोजीशन पे साइक्लाइजेशन कर देगा। तो जिससे ध्यान दीजिएगा कंपाउंड क्या बनेगा। ये सब क्लास के क्वेश्चन है, आप नोट्स पलट के देख सकते हो। सारे क्वेश्चन अपन ने क्लास में कराए हैं। अब देखो हुआ नहीं हुआ है तो बेटा देखो, अब आपको क्या याद रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पे आप देखिएगा, ये हो गया है CO का CH2 CO और ये चेक करो, ये आ गया है आपका R। ओके, R। अब इसमें देखिए, इसमें जब CH3MgBr का रिएक्शन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी, तो यहां अटैक होगा, ये यहां जाएगा, CH3 यहां आएगा और यहां OMgBr और वाटर से हाइड्रोलाइसिस से OH आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो CH3MgBr वाटर से रिएक्शन कराएगा वो बना देते हैं CH3 पेपर बहुत बढ़िया है, आसान भी है, और जिनको आता भी उन्हीं से हुआ भी होगा ना, मतलब सबसे नहीं हुआ। ये देखिए इस तरह का बन गया। अब H2SO4 हीट, इसका मतलब ये क्या है, ये है बेटा डिहाइड्रेशन। तो यहां से OH, यहां से डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि आंसर जो फाइनल आपको दिखेगा, जो आंसर है वो क्या है देखिएगा, चेक कर लो। ज़्यादा कार्बन तो नहीं हो गए? हाँ भाई, कार्बन का लफड़ा रहता है। CH2 CH2 CH2, ये देखो, चेक करो बेटा। तो इस तरह का आंसर जो है कौन सा बना, ये बन गया आंसर इज डी। चेक करो, आंसर इज डी, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। A FeCl4 minus has tetrahedral geometry. B COEnNH3 2Cl2 has two geometrical isomers. FeCl4 minus ion has higher spin magnetic moment than COEnNH3 2Cl2. And D, the cobalt ion in COEnNH3 2Cl2 has sp3 due to hybridization. So question number 10, A ऑप्शन जो इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स, FeCl4 minus. Now we know that Cl is a weak field ligand, coordination number is given to be 4. So आयरन की स्टेट इसमें क्या आएगी, +3. Fe3 plus means 3d5 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी 1 2 3 4 5. This is 3d5, this is 4s 4p. So hybridization is sp3
ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस. Electrons will be donated like this. So hybridization is sp3. It is right. और sp3 hybridization means tetrahedral geometry. तो A ऑप्शन तो इसका सही है. फिर B पढ़ लेते हैं. B में दे रखा है COEN NH3 Cl2 प्लस. नाउ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बात कर रखे हैं. तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन से आएंगे? CO, लेट्स से वी हैव ड्रॉन लाइक दिस. ये CO हो गया. यहाँ पे आएगा NNN, दैट इज इथाइलिन डायमीन. वी राइट NH3 NH3 Cl Cl. So it is cis with respect to NH3 and Cl. एक तो ये हो जाएगा NH3 NH. दूसरा फिर से NNN. Now we have what? NH3 NH3 and Cl Cl. So this is trans with respect to NH3 but cis with respect to Cl माइनस. फिर तीसरा आ जाएगा NNN Cl Cl NH3 NH3. ये क्या आ गया? ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू Cl एंड सिस विद रिस्पेक्ट टू NH3. तो इट हैज व्हाट? टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर. तो ये बी ऑप्शन इसका रॉन्ग हो गया. फिर FeCl4 माइनस हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COEN Cl2 प्लस. तो इसका मतलब इसमें देखिएगा नाउ COEN Al2 प्लस में कोबाल्ट की स्टेट आ जाएगी +3. तो कोबाल्ट +3 का मतलब क्या हो जाएगा? कोबाल्ट होता क्या है अपने पास? 3d7 4s2. सो कोबाल्ट 3 प्लस इज 3d6 और ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है. सो ओवरऑल सिस्टम इज इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड. तो 3d6 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या हो जाएगा? ये है 3d6 1 2 3 4 5 एंड ये 1 2 3 4 5 एंड 6 3d6 और आगे खाली पड़ा है इसका 4sn 4p. तो ऐसे केस में बच्चों क्या हो जाएगा? नाउ स्ट्रॉन्ग फील्ड है कुल मिला के ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड. तो ऐसे में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. दिस इलेक्ट्रॉन इज पुश्ड बैक, दिस इज पुश्ड बैक, सो हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3. 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी ये इलेक्ट्रॉन पीछे हो जाएगा तो यहाँ आएगा, ये पीछे गया, यहाँ ये दोनों खाली और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3. 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो तो फ्लोर और इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कितने अनपेयर्ड आए थे? 5 अनपेयर्ड से आयरन. दिस इज 5 अनपेयर्ड. इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ व्हाट? म्यू ऑफ FeCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स इज ग्रेट मोर देन म्यू ऑफ COEN NH3 plus complex. So higher on the cobalt, and this is sp3 D2 hybridization. That is wrong option. It is D2 sp3. So right answer for this is A and C. 10th question has right option A and C. Next we have question number 9. With respect to hypochlorite, chlorate and perchlorate ion, choose the correct statement. So hypochlorite ion is OCl minus, chlorate ion is ClO3 minus, perchlorate ion is ClO4 minus. Now out of this HOCl, HClO3 and HClO4,
This is the strongest acid. Strongest acid among these, this is weakest acid. और ये सब इनके आयनाइजेशन से आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. OCl माइनस आयन, H plus plus OCl3 minus ion. This will generate H plus plus OCl4 minus. OCl4. Sorry. ClO3 minus ion. ClO4 minus ion. So ClO4 minus ion is more resonance stabilized. This is more resonance stabilized. This is most stable anion among these. Most stable anion, इसलिए strongest acid among these. Bond order भी बोल सकते हैं, it is 7/4. ClO3 बनाएंगे तो ClO3 जो है कुछ ऐसे बन जाएगा. Cl double bond O. Again ये भी resonance है, but relatively lesser. Bond order comes out to be 5/3, and here it is only ClO4 and bond order comes out to be 1. तो अगर देखें तो ये 7.4 7/4, that is around 1.7. ये आ जाएगा 1.6 and what? So weakest acid, ये weakest acid क्यों है? क्योंकि इसका anion क्या है? Least stable है. This anion is what? Least stable है, but strongest conjugate base हो गया. This is what? Reverse अगर बोलें तो this is strongest. As anion क्या हो गया? वीक हो गया, तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस. वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस. एज ए बेस ये स्ट्रॉन्ग हो गया, बट एज ए केमिकल यूनिट ये लेस स्टेबल हो गया. बी ऑप्शन, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन Cl. तो ये स्टेटमेंट सही है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में बढ़ते हैं. मॉलिक्यूलर geometry of all the hybridization of chloride ion in this case remains sp3. So it is right. Now hypochlorite ion and chlorate ion disproportionate to give rise to identical set of ions. तो hypochlorite और chlorate ion जो है disproportionate करें तो देखें इनके disproportionation से क्या होते हैं कि ClO माइनस अगर hypochlorite ion, this is hypochlorite ion का अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो तो इट इज गोइंग टू गिव Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस, ये देता है. और अगर क्लोरेट आयन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो ClO3 माइनस, दैट इज क्लोरेट आयन disproportionates to give chlorate ion disproportionate to give chloride ion and perchlorate ion, ClO4 minus ion. Okay बच्चों, next the hypochlorite ion oxidizes sulfide ion. तो hypochlorite ion oxidizes sulfide ion. देखें इसे, sulfide ion reacts with hypochlorite ion, खुद रिड्यूस होगी क्लोराइड आयन में और इसको ऑक्सीडाइज होगी. तो 11th में बच्चों देख लें, तो हाइपोक्लोराइड आइडेंटिकल स्पीशीज. तो यहाँ आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पे कैसी स्पीशीज आ गई हैं अपने पास? डिफरेंट आयंस आ गए हैं, डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस हो गए हैं. इसलिए अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इट कम्स आउट टू बी A option, A, B and D is the right answer.
Question number 11, right answer is A, B and D. क्वेश्चन नंबर 12 सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम बनाया हुआ है। बड़ा जो साइज दिख रहा है वो आपका एनायन है, छोटा वाला कैटायन है, मेटल। आप देख रहे हो उसमें कि आपको एज का सेंटर और फेस के सेंटर पे एटम रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, अगर एक यूनिट सेल दिखाया गया है तो एक यूनिट सेल में 2 फेस के सेंटर पे रखा हुआ है और 4 एज के सेंटर पे रखा हुआ है। तो बेटा देखो, जो m है वो एज के सेंटर पे है, तो जो m अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ m निकालोगे, कि अगर हम ये देखें कि इफेक्टिव नंबर ऑफ m कितने होंगे, तो आप देखना कि भाई इफेक्टिव नंबर ऑफ m से अगर आप देखोगे तो इफेक्टिव m इन 1 यूनिट सेल इक्वल टू आप देखोगे 4 का 1/4 आएगा 1, एंड इफेक्टिव x देखोगे तो बेटा 2 फेस पे है तो 2 का हाफ, तो ये आ जाएगा 1। यानी फॉर्मूला जो हुआ, जो आपका फॉर्मूला हुआ वो हो गया mx। चेक करो, तो पहला पार्ट सही हो गया। कह रहा था कैटायन m एंड एनायन x हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर mx टाइप है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा हमेशा सेम होगा। द रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज, देखो यानी mx बॉन्ड लेंथ का मतलब हो गया r प्लस r माइनस। तो देखो एक बात समझना ध्यान से, इस एज के सेंटर पे है एटम और ये फेस का सेंटर है, तो इनकी डिस्टेंस कितनी होगी? देखो ये हो गया a/2, ये हो गया a/√2, तो यानी r प्लस प्लस r माइनस होगा a/2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर का अंडर रूट दिस। चेक करो, तो यहां से आ जाएगा, चेक कर लो बेटा कितना आएगा, तो अंडर रूट a तो बाहर आ गया, ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया 1/2। चेक करो, ठीक है। तो यहां से a/2 और यहां से आ गया √3, तो ये हो गया, यानी क्या r प्लस प्लस r माइनस बाई a का वैल्यू 1.732/2 यानी 0.866 आएगा। चेक करो, तो ये भी सही हो गया, यानी C भी सही हो गया, और इधर क्या था बेटा, A भी सही हो गया, यानी A और C तो सही है। D करा द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ कैटायन M एंड एक्सिस। देखो अब आपसे पूछा है बेटा R प्लस बाई R माइनस। अब देखो R प्लस बाई R माइनस ऐसे देख के नहीं निकलेगा, ऐसे सोचो कि अगर एक यूनिट सेल आप और ले लो, इसी का बगल में यूनिट सेल और जोड़ दो। अगर आप बगल में यूनिट सेल जोड़ दो तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ये साइज x है वो x जो है आपको रखा है एक कॉर्नर पे, और जो x है वो रखा है बॉडी सेंटर पे। चेक करो, मतलब बेसिकली अगर आप ऐसे सोचो कि आपके पास जो है वो इस तरह का क्यूब है, देखना बेटा ये है, यहां पे आपका रखा है देखिए एनायन ऐसे, ठीक है, एक यहां रखा है और एक आपका जो है यहां रखा है ना। तो ऐसे देखो कि अगर ये एज के सेंटर पे रखा हुआ है, तो अगर ये एज का सेंटर यहां एक क्यूब और रख दो तो यहां भी रखा होगा, और यहां बॉडी का सेंटर फेस का सेंटर है, तो क्या वो अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे तो ये BCC में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये आता है 0.732। तो इसका मतलब जो D है वो गलत है। तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका? आंसर विल बी A एंड C। चेक करो, क्लियर? चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, करा 5 ml 0.1 molar oxalic acid solution taken in a conical flask is titrated against NaOH from a burette using phenolphthalein indicator। बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन NaOH से कराया गया है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर द अपीयरेंस ऑफ परमानेंट फेंट पिंक कलर इज tabulated below the 5 experiment। What is the concentration of concentration? That is the molarity of NaOH solution। ठीक है, NaOH की मोलारिटी निकालना है। देखिए टेबल देखिए, आप टेबल देखिए, पहले 12.5, 10.5, 999, यानी हर एक्सपेरिमेंट में 999 आ रहा है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू
जो NaOH के वॉल्यूम की आएगी वो 9 है। सिंपल। सो क्या करना है एक लाइन में, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। H2C2O4 के मिली इक्विवेलेंट देखिए क्या लिख दोगे, 5 इंटू 0.1 इंटू 2 एन फैक्टर 2 इक्वल टू इसकी वॉल्यूम 9 मोलारिटी इंटू M। तो M का वैल्यू आ गया, चेक करो बेटा कितना आ गया, 5 इंटू 0.1 इंटू 2 बाई 9। चेक कर लो, ये देखो। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो जो मोलारिटी की वैल्यू आएगी 0.11। तो यही आंसर हो गया। चेक करो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए ग्राफ दिया हुआ है, करा कंसीडर द रिएक्शन ए रिवर्सिबल बी। ये आपको रिएक्शन गिवन है बेटा, ए रिवर्सिबल बी। करा एट 1000 Kelvin at time t the temperature of the system was increased to a 2000 Kelvin, यानी 1000 Kelvin से कितना कर दिए, 2000 Kelvin, ठीक है। and the system was allowed to reach equilibrium, बहुत बढ़िया। करा throughout its experiment the partial pressure of A was maintained at 1 bar, यानी A का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। given below the plot of partial pressure of B with time, what is the ratio of standard Gibbs energy of the reaction at 1000 Kelvin एंड 2000 केल्विन। देखिए तो बेसिकली डेल्टा जी एट 1000 और डेल्टा जी नॉट एट 2000 का रेशियो निकालना है। तो अगर हम ये देखें, ग्राफ में नजर डालना बेटा, डेल्टा जी1 नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं आप RT ln KP, और डेल्टा जी2 का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस RT1 ln KP2 कर दें, KP1 कर दें। इनका हमारे को रेशियो निकालना है। देखना बेटा, तो ये हो जाएगा आपका T1 बाई T2 ln KP1 बाई ln KP2, ये है देखो आंसर। T1 का वैल्यू दिया है 1000, T2 का वैल्यू दिया है 2000। अब ln KP1 बाई ln KP2 बच रहा है। तो बात जरा समझो, अगर आप देखो कि जो T पे टेम्परेचर चेंज किया गया है, तो एट T डैश है ना, T डैश एट T डैश, देखो तो पार्शियल प्रेशर A तो आपको दिया था बेटा 1, और पार्शियल प्रेशर B दिया है 10। देख लो ग्राफ में, देख लो। तो यानी ln KP1 का वैल्यू B बाई A लिखोगे ना बेटा, तो ln KP1 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर B पार्शियल प्रेशर A, यानी KP1, बेसिकली KP1 का वैल्यू पार्शियल प्रेशर B 10, तो यहां से आ जाएगा 10। ये देखो KP1 10 है। KP2 देखोगे तो जब आपने 2000 में टेम्परेचर चेंज कर दिया तो देखो सडनली ऊपर प्रेशर बढ़ा है, और फिर इक्विलिब्रियम पे जब आया है तो देखो ग्राफ में देखो B का इक्विलिब्रियम प्रेशर 100 है। तो PB बाई PA ये हो जाएगा 100 बाई 1, यानी क्लियर करो भाई। तो यहां से आ गया रेशियो जो आएगा बेटा, डेल्टा G1 नॉट बाई डेल्टा G2 नॉट का वैल्यू 1/2 ln 10 डिवाइड बाई ln 100। चेक करो, क्लियर? क्या भाई बात समझ में आ रही है? क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट हो तो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 0.25। चेक करो, तो यही आंसर आ जाएगा 0.25। चेक करो, ठीक है बेटा, कहानी क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फ्यूल सेल का। देखिए H2 प्लस हाफ O2 गैस, H2O लिक्विड, ये रिएक्शन दी है फ्यूल सेल की, 70% एफिशिएंसी दी है। H2 गैस हाफ O2 गिव्स वाटर लिक्विड। यहां याद है फ्यूल, यही जो कंबशन से एनर्जी रिलीज होती थी उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते थे। करा वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल on the consumption of 10 की पावर माइनस 3 moles H2 is used to compress 1 mole of monoatomic ideal gas in a thermally insulated container, मतलब एडियाबेटिक हो गया। What is the change in temperature of the ideal gas? तो ठीक है, काम करते हैं, जो रिएक्शन दी है, दो रिएक्शन दी है, दोनों का E नॉट दिया है। सो आप क्या कर सकते हैं इसमें, चेक करो बेटा, भाई आपको क्या दिया है, O2 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2 वाटर लिक्विड
ई नॉट का वैल्यू दिया है 1.23 वोल्ट और 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ई नॉट का वैल्यू दिया बेटा 0 वोल्ट। अब एक काम करते हैं, हमारे को ये रिएक्शन बनानी है। क्या करो आप कि इस रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, ई नॉट में फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, और इसको रिवर्स कर दें। तो यानी जो रिएक्शन आ जाएगी H2 हाफ O2 गिव्स वाटर लिक्विड, इसका जो ई नॉट सेल आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 1.23 वोल्ट। अच्छा, वर्क जो होता है, वर्क डन, वर्क होता है डेल्टा जी नॉट के बराबर, दिस इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। चेक करो वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट होता है, तो ये आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी नॉट कर सकते हो, तो यहां से ये आ जाएगा। तो देखो अब एन क्या है, एन बेसिकली देखो एक मोल में, आप ये देखो कि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, देख लो आप अच्छे से चेक कर लो। क्लियर भाई, यहां 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक वाटर 2 से डिवाइड किए तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो यहां से आ जाएगा 2। अच्छा, एक मोल में, और मोल H2 के कितने यूज हो रहे थे बेटा, 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 हो गया, एंड ई नॉट आएगा 1.23 इंटू 96500। तो अच्छा एक बात और, इसका 70% एफिशिएंसी, ऐसा कुछ लिखा था ना कि भाई इसका जो है वर्क डन जो होगा वो 75% होना चाहिए, ऐसा लिखा था कि नहीं, ध्यान से देख लो। तो जो डेल्टा जी नॉट है इसमें अपन क्या करेंगे, इंटू 0.7 भी कर देंगे, एफिशिएंसी दी है ना 70%, चेक करो। क्लियर क्लियर। तो यहां से जो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आ गया 166.173 जूल, इतना वर्क डन आ जाएगा बेटा। देखो सॉल्व करोगे ना तो इतना वर्क डन आ जाएगा, और W का वैल्यू होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में NR डेल्टा T बाई गामा -1। सो NR डेल्टा T बाई गामा -1, तो W हो गया 166.173। अच्छा, N का वैल्यू लिखा है 1 मोल है, R का वैल्यू रखिए 8.31, देख लेना R का वैल्यू दिया हो, अगर जो दिया हो वही रखना बेटा। R का वैल्यू दिया है क्या, कहीं नहीं दिया, R का वैल्यू दिया 8.314। डेल्टा T गामा मोनोएटॉमिक गैस है बेटा, 5/3 हो गया -1, तो यहां से वैल्यू सॉल्व करोगे 166.173, तो यहां से डेल्टा T का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 13.32। कैलकुलेशन है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, देख लो। ये समझ में आ गया, इसका 70% समझ में आ रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी दी है 70%। क्लियर है, तो डेल्टा जी नॉट में 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, करा एल्युमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। What is the volume of hydrogen gas produced at 300 Kelvin, 1 atm pressure when 5.4 gram aluminium and 50 ml 5 molar sulfuric acid combined for the reaction? तो देखिए 2Al 3H2SO4 gives Al2SO4 whole thrice plus 3H2, ये रिएक्शन है। 5.4 ग्राम एल्युमिनियम है, 5.4 डिवाइड बाई 27 मोल्स आ गया, और इसका मोल है बेटा 15 to 5 to 50.25 मोल आ जाएगा। चेक करो, तो यहां से आ गया आपका 0.2 मोल, यहां आ गया 0.25 मोल। इसके बाद अपन क्या निकालेंगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो 0.2/2, 0.1, 0.25/3, तो ये जो है आप देखोगे कि यहां से ये लिमिटिंग आ जाएगा, यानी H2SO4 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। तो H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो 3 से 3, तो मोल्स ऑफ H2 जो आ जाएंगे, मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड 0.25। वॉल्यूम निकालना था H2 का, PV = NRT, V का वैल्यू रखिएगा NRT/P,
n का वैल्यू रखिए 0.25, r का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 300, प्रेशर 1। सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 6.15 लीटर। चेक करो, ठीक है बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। करा है यूरेनियम 238 इज नोन टू अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके टू फॉर्म 82 Pb206 बाय एमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। अ रॉक इनिशियली कंटेन इतना ग्राम यूरेनियम, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल that it would emit during the radioactive decay this to this, 3 half life is this, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दिए हैं 3 हाफ लाइफ के बाद, ठीक है इतने। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। देखिए एक बात समझिए, 92U238 से करा 82 Pb206 मिल रहा है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए अल्फा बीटा निकालते हैं। अल्फा बीटा निकालना आपको आना चाहिए। देखिए अगर आप अल्फा पार्टिकल निकालो कि यार अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकाले थे याद है, 238 माइनस 206/4, तो यह आ जाएगा आपका 32/4 यानी 8 अल्फा पार्टिकल्स। चेक करो, क्लियर। तो यहां से 8 2He4 आएंगे, ठीक है। और बीटा निकाल सकते हैं आप, देखो 8 और 16 की कमी होनी चाहिए भाई। एक अल्फा से एटॉमिक नंबर 2 कम होता है, तो 8 से 16 कमी होनी चाहिए। तो 92 से आपका 16 कम हो जाना चाहिए, तो ये आना चाहिए आपका 676 आना चाहिए। है कितना 82, तो इसका मतलब कितना कम बढ़ गया 6, तो जो 6 बढ़ गया वो बीटा पार्टिकल्स है, ये देखो, क्लियर। अच्छा इनिशियल नंबर ऑफ एटम आपको दिए हैं, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 92U238, ये आपको बेटा दिया था वेट 68 × 10⁻⁻6 ग्राम दिया था, डिवाइड बाई 238 मोल्स हो गया। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए। क्लियर है, देख लीजिए। अच्छा 3 हाफ लाइफ के बाद पूछा है, आफ्टर 3 हाफ लाइफ, आफ्टर 3 हाफ लाइफ देखोगे तो n इक्वल टू क्या होगा, n0/2⁻3 यानी n0/8 ये आ गया। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स डिके इक्वल टू n0 - n, तो n0 - n0/8, तो यहां से कितना आएगा 7/8 n0। देखो तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, क्योंकि जितना ये डिके करता है उसका 8 टाइम्स अल्फा बनता है, तो 8 × 7n0/8, ये डायरेक्ट आ गए 7n0। 7/8 n0 निकाल लीजिए। n0 आपने को पता था बेटा, कहां निकाले थे n0, कहीं लिखे थे, ये दिस इज n0, क्लियर। तो ये आप n0 na का वैल्यू रख देना, यानी कि 7/8 × 68/238 × 10⁻⁻6 × 6.02 × 10⁻23 ना। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.2 × 10⁻18। चेक करो, तो आपको जेड पूछा था ना, तो जेड का वैल्यू 1.2 आ गया। चेक करो बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड, समझिएगा बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिए। यहां पे आप देखिए C6H5 का मतलब फिनाइल लगा हुआ है, C6H5 यहां भी फिनाइल है और यहां भी फिनाइल है, ओके। और यहां पे आपको इस तरह का ईस्टर दिया हुआ है, ये देखो, और इसमें रिएक्शन कराया है कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो देखो एक बात समझो होगा क्या कि जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन होगी तो बेसिकली H+ की रिएक्शन होगी।
तो जब H प्लस की रिएक्शन होगी तो होगा क्या एग्जैक्टली में, देखो क्या होगा। आप यहां देखोगे कि जब H प्लस की रिएक्शन के दो चांस है, एक तो H प्लस ये हो जाए कि यार यहां पे रिएक्शन कर जाए यहां पे, तो यहां पे जब रिएक्शन करेगा, मान लीजिए आपने यहां पे रिएक्शन ऐसे करा दी, ध्यान से, अब ये जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, चेक करो, जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पे जो पॉजिटिव है वो आप ऐसा समझो कि इतना स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये देखिए तीनों साइड से पीएच पीएच लगे हैं, चेक करो, तो यहां वाटर अटैक ही नहीं कर सकता, बस H प्लस ही अटैक करके रह जाएगा, वाटर अटैक कर ही नहीं सकता पूरा कम, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस, मान लो हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलाइज होगी ही नहीं। चेक करो क्या बात समझ में आ रही है। तो एग्जैक्टली में क्या होगा इसमें, देखो अगर आप एग्जैक्टली में देखो कि होना क्या चाहिए, तो क्या होगा यहां कि यहां पे H प्लस इस पे अटैक करिए, चेक करो यहां पे सबसे पहले क्या होगा, देखना बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये फिनाइल बना दीजिए इधर, और एक फिनाइल जो इधर इधर C6H5 भी लिख दो, काम चल जाएगा। यहां पे ये देखो, यहां पे क्या होगा, H प्लस अटैक करेगा, ये अलग हो जाएगा और ये इस तरह का कैटायन बन जाएगा, ये देखो, और ये जो कैटायन बनेगा ये इसके अल्फा, इस पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करा दो, जिससे जो आंसर आएगा देखना, ये बन जाएगा बेटा, देखो ये कंपाउंड बन जाएगा। और कह रहा है तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q, तो देखो Q में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो बेटा 4 तो इसकी 4 इसकी, बेंजीन रिंग है ना, 8 4 12 4 16 17 18, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU जो आएगा इसका 18 आएगा, चेक करो, समझ में आया। शानदार क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत पेपर टफ था, लेकिन हाँ ठीक था, मतलब एवरेज टाइप का पेपर था, बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान नहीं था, बढ़िया पेपर था।